मेरे रूम में किसी घुसी तुम? हाउसकीपिंग अभी मैनेजर को फोन करके तुम काम से निकलवाता हूँ। सॉरी रतन सर, एक्चुअली आपके रूम का फायर अलार्म गलती से बज गया था। मैं चेक करने आया था कि कोई खतरा तो नहीं है। मैंने दरवाजा लॉक किया था पर शायद आप सो रहे तो इसलिए खोला नहीं, इसलिए मुझे मास्टर की यूज करके अंदर आना पड़ा। आर यू फाइन? फाइन, गो। सोने के बाद भी सर दर्द क्यों है? लगता है डबल शॉट कॉफी पीनी पड़ेगी। हाँ लिशा, काम हो गया। ग्रेट जॉब। अब फटाफट वहां से निकलो, होटल का एक्चुअल स्टाफ 5 मिनट में वहां आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाय। एक काम कर, मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं। रतन सर, रतन सर, रतन सर! जिनका खून हुआ है उनका नाम क्या है? सर रतन जी, वो हमारे रेगुलर कस्टमर थे और वो बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट भी थे सर। फिजिसिस्ट? जी सर। मतलब फिजिक्स में एक्सपर्ट है ये? जी सर। कितने बजे हुआ ये सब? सर यही तकरीबन सुबह 6:30 बजे। हटिए, चलिए हटिए प्लीज, हटिए। इसके छाती में तो इतने सारे डार्ट्स घुसे हैं। फिर अगर इसकी मौत ये माइक्रोवेव ओवन ब्लास्ट होने की वजह से हुई है तो ये 1 2 3 4 6 डार्ट इसके शरीर में क्या कर रहे हैं? माइक्रोवेव ब्लास्ट नहीं हुआ सर, यहाँ तो गन रखी हुई है। डार्ट्स पहले से ही गन में फिक्स थी। ऐसा लगता है इस रतन को मारने की अच्छी खासी प्लानिंग की गई है। क्यों मैनेजर साहब, पता भी है आपको क्या हो रहा है आपके होटल में? आपके होटल के गेस्ट को किसी ने मारने की प्लानिंग की, माइक्रोवेव में ये डार्ट लगाकर। सर मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तुम्हारे होटल के रूम में एक मर्डर हुआ है, इसकी जवाबदारी आपके होटल की है और आपकी। पर सर आप बताइए, हम अपने कस्टमर को क्यों मारेंगे? जोया, जोया तुम बताओ ना सर को। सर के चेक इन करने के पहले तुमने कमरा ठीक से देखा था ना? जी सर। सर पूछिए ना सर, कल रात 11 बजे सर चेक इन किए थे होटल में। 10:30 बजे मैंने खुद चेक की थी कि सामान सब कुछ ठीक है कि नहीं, और माइक्रोवेव में उस वक्त कुछ डार्ट्स वगैरह नहीं थे। सर, आधा खाया हुआ पिज्जा है सर। ये आपके यहाँ ये बाहर का खाना अलाउड है? सर अलाउड तो नहीं है, लेकिन रतन सर रेगुलर थे तो किसी स्टाफ ने अलाउ कर दिया होगा सर। यार स्टाफ में कौन था जब ये पिज्जा कमरे के अंदर लाया गया? हा? क्या हुआ? हमारे सवाल शुरू हुए तो तुम्हारी जुबानें बंद होगी? सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कुछ भी हुआ उन्हीं 7.5 घंटों के बीच में ही हुआ है। जोया 10:30 बजे रतन जी के कमरे में गई और 11:15 बजे बाहर आई 15 मिनट में। ग्यारह बज के 11 मिनट पे ये रतन कमरे में गया। फॉरवर्ड करना सर।
11:30 बजे हैं और ये रहा रतन का पहला विजिटर। अरे 5 मिनट में बाहर गया क्या? काफी गुस्से में भी लग रही है कौन? सर ये अमित है, रतन सर के भाई। पहली बार आए थे होटल में। रतन जी तो मिलना भी नहीं चाहते थे इन्हें, पर इन्होंने जबरदस्ती करके रूम में घुस गए। अच्छा, वो पिज्जा कमरे के अंदर ऐसे गया सर। फॉरवर्ड करना जरा, फॉरवर्ड करना। ये निकली स्टॉप 2 बजे। 12:30 बजे ये अंदर जाती है पिज्जा लेके और 2 बजे बाहर आती है। कौन है ये औरत? हैं? सर इनका नाम शमिता है। ये रतन जी की बहुत खास दोस्त है। लगभग हर वीकेंड में आते हैं उन्हें मिलने के लिए। शमिता खास दोस्त रात के 12:30 बजे आती है पिज्जा लेकर। रतन को आखिरी कॉल किसी शमिता नाम की लड़की ने किया था और उससे पहले किसी अमित ने। सर। हाँ पंकज, एक से ये पासपोर्ट देखिए सर, इस पे ये कैम्बी का वीजा लगा है। तो सर ये बॉम्बे से कैम्बी जाने का टिकट। फोटो तो उसी की है, तो नाम रतन नहीं है, दिग्विजय कुमार। सुबह के 6 बजे होटल का स्टाफ मेंबर रतन के कमरे में जाता है और 6:30 बजे बाहर आता है, मतलब ठीक रतन की मौत से पहले। कौन है ये स्टाफ मेंबर? पता नहीं सर। क्या आप अपने स्टाफ वाले को नहीं पहचानते हैं? सर ये स्टाफ का आदमी नहीं है, मैं पता करवाता हूँ सर। वो ये जाकर देखो ये आदमी कौन है, कोई नया स्टाफ आया है क्या? सर एक बात समझ में नहीं आ रही। ये रतन एक फिजिसिस्ट था, देश के स्पेशलाइज्ड स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहा था। नकली पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत? वही तो, कोई किसी फिजिसिस्ट को मारने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करेगा? पूर्वी, ये लैपटॉप चेक करो सर रतन का। सर हाँ, मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया। ये बंदा होटल के किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, इवन वो स्टाफ का भी नहीं था सर। मुझे लगता है वो बाहर का ही था। ये लो, कोई बाहर का अनजान आदमी आपके यहाँ आता है, होटल का स्टाफ बन के घूम रहा है, ये आपकी सिक्योरिटी है? हाँ पूर्वी, कुछ मिला? हाँ सर, लैपटॉप हैक किया तो कुछ सीक्रेट फाइल्स मिली है। ये कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन है, देश की सुरक्षा से कनेक्टेड। माय गॉड, ये क्या हुआ? सर ये खुफिया इंफॉर्मेशन रतन किसी को बेचना चाह रहा था। ये देखिए, इस डील से रिलेटेड मेल्स भेजे उसने किसी को। ये देखिए, ये सारे हैं। एग्जैक्टली ये खुफिया इंफॉर्मेशन क्या है जो रतन बेचने वाला था? सर हमारे देश के बॉर्डर पे कितने जवान तैनात हैं, आर्मी के पास कौन कौन से हथियार हैं, फौज की टुकड़ियां किन किन एरियाज में और कहां पर नहीं, सारी जानकारी है इसमें। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सर ये मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल उसे मिली कहां से? ऑब्वियसली पंकज, किसी आम आदमी के पास ये क्लासिफाइड फाइल्स नहीं हो सकते हैं। ये क्लासिफाइड फाइल्स और ये डुप्लीकेट पासपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये रतन कोई फिजिसिस्ट नहीं था, ये किसी दुश्मन देश का जासूस था जो अपना काम करने के बाद इस नकली पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ के भागने वाला था हमेशा के लिए। ये तो एप्रन वगैरह निकाल के बाहर निकल गया सर। फोन पर भी बात कर रहा है। वो तो भाई पार्टनर हो बाहर। रेडी, होटल के बाहर के जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं सबकी फुटेज चेक करो।
सर जब तक इस अनजान स्टाफर का पता चलता है कि शमिता और रतन का भाई अमित, इनसे पूछताछ करते हैं। सर ये रतन शायद फिजिसिस्ट नहीं था, दुश्मन देश का जासूस था सर। जासूस? हाँ सर, हमें उसके बैग से ये नकली पासपोर्ट मिला। उसके लैपटॉप में ये खुफिया फाइल्स है सर, ये देखिए। माय गॉड, तो फिर हमें जल्दी से जल्दी रतन के घर वालों से मिलना चाहिए और इस शमिता से भी पता तो चले कि रतन फिजिसिस्ट था भी या कोई जासूस। एक तो अभी मेरे पति का खून हुआ है और अब सीआईडी वाले उन पर देश से गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। भाभी भाभी संभालिए अपने आप को। वैसे ही भाई साहब की मौत के सदमे से आपकी तबीयत खराब है। सर अमित, आपसे भी कुछ सवाल करना है हमें। आप लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, तो कल रात अपने भाई के पीछे पीछे होटल रूम में क्या करने गए थे आप? मैंने ही भेजा था उन्हें वहां। तुमने भेजा? किस लिए? क्योंकि रतन भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके हमें घर से निकालना चाहते थे। वसीयत के पेपर के साथ भी छेड़छाड़ की थी उन्होंने, और अपने भाई का तो उन्हें कोई लिहाज ही नहीं था। तो तुम क्या कह रही हो दिया? भाभी प्लीज। ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती थी घर में, इसके लिए होटल में जाने की क्या जरूरत थी? सर लड़ाई झगड़ा करके हम घर का माहौल नहीं खराब करना चाहते थे, और रतन भाई साहब इस टॉपिक को कई दिनों से अवॉइड कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि होटल में जाके बात करना ही ठीक रहेगा। मगर कमरे से तो तुम बहुत जल्दी वापस आ गए थे, इतनी जल्दी बात हो गई? सर होटल के कमरे में भी बात हो नहीं पाई थी। भाई साहब बहुत नींद में थे और थके हुए थे, इसीलिए चिड़चिड़े भी हो गए थे, और गुस्से में आके मैं भी वहां से निकल गया। इतना बड़ा घर है फिर भी होटल में जाके ठहरते थे हैं? सर रतन काफी इंट्रोवर्ट थे, उन्हें अकेलापन चाहिए होता था ताकि वो अपने काम में ज्यादा ठीक से ध्यान लगा सके। घर में भी होते तो अक्सर वो अपने कमरे में ही होते थे। उन्हें जब कभी ज्यादा डिस्टरबेंस महसूस होता था तो वो अक्सर होटल में जाया करते थे। ये शमिता कौन है? शमिता? प्लीज कुछ कीजिए ऑफिसर, मैंने सुबह मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी, शाम होने वाली है, मेरी बीवी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जीजू प्लीज रिलैक्स, शमिता दीदी मिल जाएगी। क्या शमिता जी लापता है? जी। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अच्छा वो आप लोग आ गए, ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, अब आप लोग पता लगाइए ना मेरी बीवी कहाँ है। हम लोग तो पता लगा ही लेंगे, एक खून करके जो भागी है वो। क्या? कहने के लिए तो रतन मेरे पति थे, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे। उनकी जिंदगी के हर पन्ने मेरे लिए राज से कम नहीं था। ये शमिता कौन है मैं कुछ नहीं जानती, मैंने ये नाम भी नहीं सुना। यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये उस होटल कॉरिडोर की फुटेज। कल घर से कहाँ जाने के लिए निकली थी शमिता? अब घर से तो ऑफिस के लिए ही निकली थी, मगर ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा। है ना भाभी? हाँ। प्लेन चीज पिज्जा, कमाल है अभिजीत, होटल में भी पिज्जा और घर में भी पिज्जा। भाई साहब ने होटल में भी पिज्जा खाया था? वही पिज्जा जो शमिता लेकर आई थी।
किडनैपर्स का फोन आया था। शमिता को किडनैप करना इतना आसान नहीं है। आईबी विंग में काम करती है वो। हर तरह से ट्रेंड है हर खतरे से निपटने के लिए। आईवी, आप अपने दीदी का कमरा दिखाइए जरा। सर, ये है दीदी का कमरा। सर यहाँ आइए प्लीज। ये लो, कमरे के अंदर कमरा। सर इधर आइए। ये कंप्यूटर हैक हुआ है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो। गाड़ियां, विग्स, ओहो, प्रोस्थेटिक्स। अभिजीत, देखा है सर? हाँ सर। और ये लॉकर में क्लासिफाइड फाइल्स। लगता है काफी समय से जासूसी चल रही है इसकी। सिर्फ इतना ही नहीं सर, कोई तो है जो रतन पे नजर रखे हुए था। उसकी कंप्यूटर की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा था। ये कंप्यूटर हैक है। कौन है ये पता लगा? अब क्या कहना है आप लोगों को इसके बारे में? एक ही छत के नीचे रहते थे आप लोग रतन के साथ, और इस बारे में आप लोगों को भनक भी नहीं है। सर भनक कैसी लगती सर? रतन भाई साहब तो अपने कमरे में किसी को घुसने भी नहीं देते थे। और यहाँ तक कि सर काम वाली को भी नहीं, सफाई वगैरह भी वो खुद ही किया करते थे। फिर जसमीन जी, आपका क्या कहना है? ये तो बेडरूम के अंदर का ही तो कमरा है। सर, मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। अरे ये कब और कैसे? तो शमिता घर पे नहीं है सर, लापता है वो। आईबी ब्यूरो में काम करती है सर। हमने उसका लैपटॉप चेक किया। पूर्वी को रतन के लैपटॉप पे जो खुफिया इंफॉर्मेशन मिली थी सर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शमिता के लैपटॉप में भी है। ये जानकारी लीक करके देश छोड़ के भागने का इरादा था। दया, ये शमिता आईबी में नौकरी करती थी, इसका मतलब है वो देश की सारी खुफिया जानकारी उसके पास थी, जो वो रतन को देती थी, और रतन ये दुश्मन देशों को दे देता था। दोनों पैसे कमा रहे थे इसके ऊपर। हाँ सर, मगर इस बार उसने डबल क्रॉस कर दिया रतन को। उसने उसे जान से मार दिया और मार के यहाँ से भाग गई। या सारे के सारे सबूत इकट्ठा करो और ब्यूरो में लेकर आओ। सर शमिता, आद्या, सर ये विक्रम और अंजलि, इनके जो एलिबाइज हैं वो हमने चेक किए। जब खून हुआ उस रात ये विक्रम ग्रैंड रोड में एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था और रात के करीब 2 बजे घर पहुंचा वो। और ये अंजलि? सर अंजलि भी रात के 12 बजे तक काम कर रही थी और करीब 1:30 बजे के आसपास वो घर पहुंची। सब देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सर ये देखिए सर, ठीक ब्लास्ट से पहले सुबह 6:30 बजे के आसपास इस लाल गाड़ी में एक औरत होटल से बाहर गई।
सर हाँ, वो जो नकली होटल स्टाफ वाला था ना सर, वो भी उसी वक्त निकला था, लेकिन दूसरे गेट से। ये देखिए। पूर्वी, गाड़ी कितने बजे आई थी होटल में? सुबह 6 बजे। निकल गई 6:30 बजे, आधे घंटे बाद। लड़की के चेहरे पे जूम करो जरा, देखें तो सही। हमारे डेटाबेस में कुछ नाम और चेहरे हैं जिनसे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। ये गद्दारों और जासूसों वाली लिस्ट। इनके चेहरे स्कैन करो और उन सब से मैच करके देखो। और पंकज, आरटीओ से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर बड़ा ही कंफ्यूजिंग केस है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये माजरा है क्या। फ्रेडी, एक बात तो पक्की है कि ये केस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिसने ही इस शमिता और रतन को मारा है ना, वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, मामूली खूनी नहीं है। ये चक्कर कुछ और ही है। ओहो, अबे क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ सर, मिला। ये आदमी और औरत उस लिस्ट में नहीं है देश के गद्दारों वाली, बल्कि उन लोगों की लिस्ट में है जो देश से गद्दारी करने वालों को पकड़ के खत्म करते हैं सर। ये दोनों आईबी ऑफिसर्स हैं, अलीशा और ईशान। ऐसे भी प्रद्युम्न, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर यही इल्जाम किसी और ने लगाया होता तो वो ऑफिसर अब तक बहुत पछता रहा होता। शेखर जी, आप आईबी के हेड हैं, इसलिए तो ना आपका ये धमकी भरा रवैया मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। एसीपी साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आपके इल्जाम का जवाब दे रहा हूं। आपने बड़ी आसानी से हम पर रतन और शमिता के खून का इल्जाम लगाया है। क्या आपको लगता है कि वो देश के गद्दार थे और इसलिए हमने उनको मार डाला? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं साफ साफ पूछ रहा हूं कि क्या जो कुछ भी हुआ वैसा ही हुआ? देखिए सर, हम लोगों को पता है कि आप लोग जानते थे कि ये दोनों देश के सुरक्षा से संबंधित कुछ खास जानकारी दुश्मनों को बेचने वाले थे। और हमें यह भी पता है शेखर जी कि जिस वक्त रतन का खून होने वाला था, उस वक्त ईशान और आलिशा वहां उस होटल में मौजूद थे। रतन का खून होने से कुछ मिनटों पहले ही ईशान रतन के कमरे में गया था। शमिता रतन के कमरे में पिज्जा लेकर गई थी, एक ऐसा पिज्जा शायद जिसमें बेहोशी की दवाई थी। हा? तो आप लोगों ने शायद उससे कुछ ऐसा कहा होगा कि हमारे लिए काम कर दो और रतन को मार दो, तो आप लोग उसे छोड़ दोगे। क्यों? मगर वो अलग बात है कि उससे पहले शमिता मारी गई खुद अपने ही घर में। यह सच है कि हमें शमिता और रतन के गैर कानूनी कामों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन पर नजर रख रहे थे। कुछ ऐसी कहानी सुनाइए शेखर जी जिस पर यकीन किया जाए। सर प्लीज, आप शेखर सर से इस तरह बात नहीं कर सकते। और तुम भी एसीपी साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रिलैक्स बॉयज। अलीशा, तुम ही बताओ, तुम दोनों उस दिन होटल पे क्यों गए थे? सर, रतन के लैपटॉप से उन फाइल्स की कॉपी बनाने जो उसने दुश्मन देश को ईमेल कर दिया था, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारी कौन कौन सी खुफिया इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी है। तो अब तसल्ली हो गई आपकी? हमारा मकसद सिर्फ नजर रखना था, मारना नहीं था। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े और हमारे पास ऑर्डर्स हो तो ऐसे देश के गद्दारों को मारने के लिए हमें आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। सर फिलहाल तो टेंशन वाली बात यह है कि जिस किसी ने उन दोनों को मारा है तो उसके हाथ देश की खुफिया जानकारी लग गई होगी। वो ये जानकारी जिसे मर्जी दे सकता है, दुश्मनों को, आतंकवादियों को या किसी और को भी। हाँ, अगर हमें वो इंसान मिल गया जिसने उन दोनों को मारा है और जिसके पास देश की खुफिया जानकारी है, तो हम उसे मारने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि आईबी के पहुंचने से पहले सीआईडी उस तक पहुंच जाएगी। एसीपी प्रद्युम्न, अपने ऑफिसर को समझाइए कि यह वक्त एक दूसरे को चुनौती देने का नहीं है, बल्कि मिलकर साथ काम करने का है।
शेखर जी, देश की चिंता जितनी आप लोगों को है ना, उतनी चिंता हम सीआईडी वालों को भी है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक ये मर्डर सुलझा नहीं जाता तब तक आप उस गद्दार तक पहुंच नहीं सकते। शमिता ने वो खास जानकारी लीक करके रतन को दिया और रतन वो इंफॉर्मेशन किसी को बेचने वाला था। मगर इससे पहले कि रतन अपनी गद्दारी का काम पूरा कर ले, किसी ने शमिता को रतन के खून के प्लान में हिस्सा बना लिया। और अब अगर वो ईशान नहीं है तो जो कोई भी है सर, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जो उसी ने शमिता को भी मारा है। क्या बोलता हूं क्या सारुण के? अब क्या नया चक्कर है तेरा? क्यों? जब हम लोगों ने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि रात के 12:30 बजे समिता वहां होटल के कॉरिडोर में थी, तो तू कह रहा है कि वो समिता नहीं थी? कौन हो सकता है? रतन की मौत कैसे हुई? रतन की मौत हुई जहर की वजह से। वो डार्ट जो हमें रतन की बॉडी में से मिला है, उस पर इतना जबरदस्त जहर लगा हुआ था कि सेकंड्स में ही रतन की मौत हो गई। और सर पॉइंट नंबर 2, इस माइक्रोवेव में डार्ट फिक्स करने के लिए खूनी को पूरा टाइम मिला होगा, क्योंकि ये नशीला पिज्जा खाने की वजह से वो बेहोशी की हालत में पड़ा होगा। बस जो नशीली दवाई हमें पिज्जा में मिली है, उसी नशीली दवाई के ट्रेसेस हमें रतन के पेट में से। हाँ, अभी पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाया हूं, लेकिन यार सामखे, मैंने सब कुछ मान लिया, बस सब कुछ मान लिया, लेकिन पहले ये बता, इन सारी चीजों का शमिता के वहां होटल में ना होने से क्या कनेक्शन? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बॉस। शमिता डायबिटीज की पेशेंट थी, शक्कर की बीमारी। शमिता की मौत हुई है किसी मिलावट वाले इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शमिता का मौत का टाइम है रात को 10 से 12 के बीच का। क्या? एग्जैक्टली। तो 12 बजे तक अगर वो मर चुकी थी, फिर 12:30 बजे वो हमें होटल में कैसे दिख सकती है? तो अगर शमिता ने रतन को नहीं मारा और अमित, ईशान और अलीशा ने भी नहीं मारा, तो फिर रतन को मारा किसने? और फिर वो फुटेज में जो औरत हमने देखी थी, अगर वो शमिता नहीं थी तो फिर कौन थी? शमिता। एसीपी साहब, आप शायद नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी टेंशन में हूं। अगर वो खूनी नहीं पकड़ा गया जिसने रतन और शमिता को मारा है, तो देश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, ये आप नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं शेखर जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, हम देश पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे। उससे पहले ही हम खूनी को पकड़ लेंगे। सर, वो खूनी की आइडेंटिटी हमें वो ईमेल से मिल सकती है सर, जो रतन और शमिता ने एक दूसरे को भेजा है। आपको कैसे? मुझे तो ये भी लगता है कि जरूर कोई आसपास वाला ही है जिसे शमिता और रतन, इन दोनों की छोटी सी छोटी आदतों के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ सर, जैसे कि सुबह उठते ही रतन का माइक्रोवेव में कॉफी बनाना और शमिता को इंसुलिन के इंजेक्शन पहुंचा देना, तो कोई पास वाला ही आदमी कर सकता है। और खूनी को यह भी पता था कि ये अंजलि और विक्रम रात 1 बजे से पहले घर आने वाले नहीं है। आखिर खूनी कौन हो सकता है सर? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही सर। ये रतन और शमिता एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, मगर गद्दारी करने का इन्होंने ये 3 हफ्ते पहले ही सोचा, ऐसे अचानक? हाँ सर, बात थोड़ी अजीब तो है। इन 3 हफ्तों के पहले इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं रहा खुफिया खबर के एक्सचेंज को लेकर। इस सबका एक तीसरे गद्दार से क्या लेना देना? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ सर, हमने सारे सुरागों के ताले खोल दिए, लेकिन हमें वो दरवाजा नहीं मिल रहा जो हमें तीसरे जासूस तक ले जा सके। तीसरा दरवाजा है, ये तीसरा दरवाजा हमें उस जासूस तक ले जाएगा। कौन सा? उस दरवाजे का नाम है पिज्जा। पिज्जा, वो औरत जो बड़े बड़े काले चश्मे और घुंघराले बाल का विग पहनकर घूमती है ना, शमिता बनकर, उसने उस दिन पिज्जा लाया बाहर से होटल के अंदर। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे वो नशीली दवाई मिलानी थी पिज्जा में। अगर होटल में ऑर्डर करती
तो उसे मौका नहीं मिलता और ना ही वक्त मिलता वो नशीली दवाई पिज्जा में मिलाने के लिए। और होटल वालों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग उसे जानते थे। दया, होटल दे रॉयल के आसपास इस पिज़्ज़ालो ब्रांड के पिज्जा की कितनी दुकानें हैं पता लगाते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ सर, कल रात 12:15 बजे कोई तो आया था पिज्जा लेने, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। इन दोनों में से कोई था? हाँ सर, यही था वो। विक्रम? चक्कर क्या है? अरिका, एक मिनट आओ। यस अरिका, ये दोनों स्लाइड्स में पिज्जा के सैंपल्स हैं। इसमें वो है जो हमने उसके पेट में से निकाला है, दूसरा ये पिज्जा का वो टुकड़ा है जो एक्चुअल है, जो टेबल पे रखा हुआ था। जरा देखो दोनों। सर, इट्स ऑब्वियस ना कि यही वाला पिज्जा खा के रतन वो बेहोशी वाली नींद सोया था। उसमें देखना क्या है? डू यू थिंक आई एम अ फूल? दोनों क्या पे? अरे कोई वजह होगी तभी तुम्हें दिखा रहा हूँ ना। प्लीज देखो ना। ऑफ कोर्स सर। जस्ट सी इट। हाँ हाँ सर, हाँ। क्या? इसका मतलब रतन ये पिज्जा खा के दोष नहीं हुआ है? एग्जैक्टली वही दिखाना चाहता था मैं तुम्हें। क्या खाया होगा उसने? उसे क्या हो गया? जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? फोन पे? हाँ, क्या है इस फोन पे? 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। गुड गुड। शमिता और रतन सामने। सर फोटो देखी तो लग रहा है कि लोग एक दूसरे को बहुत प्यार कर लिया। 1 महीने पुराना फोटो। दोनों प्यार करते थे या जासूस थे? हाँ डॉक्टर साहब। अरे यार, इस केस में तो नया ही पेज फंस गया। अब क्या हुआ? याद है वो पिज्जा जो रतन ने खाया था होटल में, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गया। हाँ हाँ, वही पिज्जा जो वो नकली शमिता होटल के रूम में लेकर गई थी। अरे यार, यही गच्चा खा गए। दरअसल रतन उस पिज्जा को खाने की वजह से बेहोश हुआ ही नहीं। रतन बेहोश हुआ किसी और चीज को खाने की वजह से, जो शायद उसने होटल में आने से पहले ही खा ली। होटल में आने से पहले? अभिजीत ने बताया था कि होटल आने से पहले रतन ने पिज्जा ही खाया था। अच्छा, कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा, है ना भाभी? हाँ।
जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा। मुझे कुछ पता ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आए तो ये लोग मुझे जान से मार देंगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो कौन तुम लोग? हम तीनों को यहाँ धोखे से बुलाने का मतलब? देश के साथ धोखा ना हो, इसलिए हमें कभी कभी मुजरिमों के साथ धोखा करना पड़ता है। आई बी विंग। आप लोग वही है ना जिन्होंने रतन भैया को मारा था? रतन को किसने मारा और किसने नहीं, इसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन दिया, अमित, एक और सच्चाई आना बाकी है। वो क्या? वो ये कि तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि तुम एक देश के गद्दार के साथ रह रहे हो, है ना जैस्मिन? वो नॉनसेंस। तुम लोग मुझे देश का गद्दार कह रहे हो? रतन को बेहोशी वाला खाना तुमने खिलाया था ना, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत हो गई। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैंने तो कुछ नहीं किया है। कौन सी बेहोशी वाली दवाई? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? हाँ, क्यों उसे बेहोशी वाली दवाई दूंगी? हमें तुम चुप क्यों? हाँ, तुम उस दिन मेरे साथ थे ना, जब मैंने रतन को खाना दिया था। तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? चुप क्यों? कुछ तो बोलो ना। सारी कोशिशें बेकार है जस्मीन। अपने देवर भैया के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अपना मुंह खोलेगा ही नहीं। ये सारा किया धरा इसी का है। विक्रम को जानते हो? कौन विक्रम? आप लोग इस तरफ आइए। वही विक्रम जिसे शमिता और रतन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में तुमने जानकारी दी थी और कुछ फोटो भी भेजे थे हेलो मैसेंजर पे। ये देखो, डिस्प्ले पिक्चर में तुम्हारा चेहरा है। कुछ याद है? ये क्या? शमिता और रतन के फोटोग्राफ्स विक्रम को हेलो मैसेंजर ऐप से जैस्मिन ने किसी और ने भेजा। अमित, देश को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर। और ये सारा गद्दार जासूस वाला जो एंगल है, ये सब कुछ मेरा गेम प्लान था, ताकि मैं कानून को गुमराह कर सकूं। थोड़ी बात डिटेल में बताओ, ये गद्दारी वाला नाटक क्या है? सर ये सब एक गेम प्लान था, ताकि रतन की मौत का इल्जाम मुझ पर ना आए और शमिता का मौत का इल्जाम विक्रम पर ना जाए। इसीलिए मैंने ये सब गद्दार जासूस का ताना बाना बुना था। और रतन को मारना क्यों चाहते थे तुम? हाँ? क्योंकि वो मुझे और दिया को घर से बाहर निकाल देना चाहता था, और अगर वो ऐसा कर देता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त मुझे रतन और शमिता के लव अफेयर के बारे में पता चल गया, और तभी मैंने ये सारा प्लान रचा। मैंने शमिता के हस्बैंड विक्रम को उसकी बेवफा बीवी का सबूत दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा है मुझे कि मन कर रहा है उसे डिवोर्स दे दूं, मगर क्या करूं? इसमें मेरा ही नुकसान है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं खुद ही सड़क पे आ जाऊंगा। तो डिवोर्स मत दो, कुछ उससे भी बड़ा सोचो। मार डाले उन्हें। फिर मैंने और विक्रम ने रतन और शमिता के कंप्यूटर पे उनके नाम से ईमेल अकाउंट्स बनाए। रतन वाले ईमेल्स मैं भेजता था और शमिता वाले विक्रम। उस रात होटल में विक्रम ही नकली शमिता बनकर गया था। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रतन गहरी नींद में है। बस फिर उसने माइक्रोवेव में डार्ट्स फिट किए, थोड़ा सा पिज्जा खाया, नशीली दवाई मिलाई और फिर कमरे में से चला गया। और शमिता को वो जहरीला इंसुलिन का इंजेक्शन तुमने ही दिया था ना? हाँ, होटल जाने से पहले मैं शमिता के घर गया था। जी कहिए, आप कौन? तुम्हें आजाद करने आया हूं। मतलब? दो लोगों से प्यार करना अच्छी बात तो नहीं है ना शमिता जी? जब ये सारा प्लान पहले से ही करके रखा हुआ था। भले ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन था तो वो मेरा ही भाई। एक आखिरी मुलाकात तो बनती थी, और ये सब मेरे प्लान में भी मेरी मदद करती। मैंने विक्रम को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि रतन
नींद में है और कुछ ही देर में सो जाएगा। और तुम्हें लगा कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे लोग दिखेंगे, उसमें अगर तुम भी दिख जाओगे तो कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने ये सारा गद्दार जासूस वाला खेल रचा था, ताकि आप सब लोग इसी में उलझ के रह जाए। लेकिन जब ये आईबी वाले भी इस केस में जुड़ गए तो विक्रम डर गया और इसलिए तुमने उसे पैरालाइज कर दिया, और कुछ चारा भी नहीं था मेरे पास। ये तुमने क्या किया अमित? पैसों के लिए तुमने अपने भाई को मार दिया। अमित, जायदाद और पैसों की लालच में तुमने अपने सगे भाई का खून कर दिया, और तो और कानून के साथ और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। बहुत संगीन जुर्म किए तुमने। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। अरे एक एक गाड़ी चेक करो अच्छे से। गाड़ी रिवर्स ले। अबे पीछे भी गाड़ी है, जल्दी आगे से निकल। गाड़ी रिवर्स ले। गाड़ी रोक, गाड़ी से रोक। जल्दी से गाड़ी निकालो, पीछे करो इसका। ये लोग नाकाबंदी तोड़कर भागे, जरूर इन्होंने कोई जुर्म किया होगा। हाँ। अगले 5 किलोमीटर तक नाकाबंदी करवाओ। सर, हमारी सभी टीमें सर अच्छी तरह चेक कर चुकी हैं, ना वो कार मिली और ना वो आदमी। वो लोग नाकाबंदी तोड़कर भागे, सड़क खत्म हुई, जंगल शुरू हो जाता है, इसका मतलब वो यही कहीं होंगे। सर, वो देखिए, लगता है उन्हीं मुजरिमों का अड्डा है वो। हेलो, सभी साउथ एरिया की तरफ आई। ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। सर, हुआ क्या है? और उसके चेहरे पर ये लाल धब्बे कैसे? जो 2 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, ये उन्हीं में से एक है। इसकी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सर, सर ये तो वही आदमी है, उस लड़के का पार्टनर। सर ये हुआ क्या है सर? वैसे ही निशान है सर। तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ, तब तक मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। सर, चलिए। हेलो सीआईडी। तो एक आदमी मरा हुआ था और दूसरा दर्द में चिल्ला रहा था, बीमार लग रहा था। हाँ सर, और उन दोनों के शरीर पर लाल निशान भी थे। सर, ये हॉस्पिटल से भी बात हुई सर, वो दूसरे आदमी के बारे में। तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया? तो उसकी हालत खराब है सर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उसे हुआ क्या। इसका मतलब उन्होंने अभी तक इलाज शुरू नहीं किया? टेस्ट कर रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसे, तो अभी देख रहे हैं। कमाल है यार, क्या हुआ क्या होगा उन लोगों को? सर यहाँ इस तरफ। यहाँ तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो प्रणव, ये जो लाल निशान थे बॉडी में, उसके अलावा कोई फेटल इंजरी का निशान था क्या बॉडी में, जैसे चाकू के निशान हो या गोली मारने के? सर मैंने बॉडी को अच्छे से चेक किया था, उस पर कोई घाव का निशान तो नहीं था, लेकिन हाँ सर पर एक चोट जरूर थी, जो कि हो सकता है शायद एक्सीडेंट के दौरान लगी हो।
बाकी तो एलर्जी टाइप निशान थे। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो लोग नाकाबंदी, पुलिस नाकाबंदी से गाड़ी तोड़ के निकले थे, तो जाहिर सी बात है गाड़ी में ऐसी कोई चीज होगी जो वो नहीं चाहते थे कि पुलिस के हाथ लगे। हाँ सर, लेकिन वो कार मिली नहीं, पता नहीं कहाँ छुपाई उन लोगों ने। नाकाबंदी तोड़े तो काफी टाइम हो गया है, कल ये वारदात हुई थी, मतलब उसके बाद ऐसा कुछ भयानक हुआ है जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। वो घायल आदमी कहाँ मिला था आपको? सर यही पीछे की तरफ। सर देखो, लोगों के पास ना तो मोबाइल फोन मिला और ना ही कोई आईडी। शायद गाड़ी को कहीं आसपास छुपा दिया होगा और फिर यहाँ पे चल के आगे बोलो। उन्हें शायद वक्त ही नहीं मिला होगा कार में से वो सामान निकालने के लिए कि वो लोग पुलिस से छुपा रहे थे। एक बार एक कार मिल जाए, आधे से ज्यादा सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। दूसरा आदमी हमें घायल हालत में यहाँ पर मिला। सर, ये देखिए सर, खून से सना हुआ हाथ का निशान। ये देखो, जूतों के निशान भी है। चलो फिर अंदर जंगल में चल के देखते हैं, शायद ये जूते के निशान हमें कार तक ले जाएं। ठीक है प्रणव, तुम और तुम्हारे बाकी के ऑफिसर्स जंगल की दूसरी तरफ तलाशी जारी रखना, हम लोग यहाँ पर देख के आते हैं। जाओ। बड़ी अजीब हालत है इस लाश की। इसके शरीर पर ये जो पहले धब्बे थे ये लाल थे, लेकिन सारे के सारे धब्बे अजीब तरीके से काले पड़ गए। इसके खाल भी निकलने लगे। सर इतने अजीब तरह के निशान है इसके शरीर पर, निशान लाल थे फिर काले हो गए। इसे क्या हो सकता है इसे? माय गॉड, इसके सर के बाल देखो कितने कमजोर हो गए, जरा सा हाथ लगाया तो गुच्छा बाहर आ गया। सर ऐसा कभी ना देखा है ना सुना है, बड़ी अजीब बीमारी है इसे। मुझे लगता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ और मतलब? कुछ और मतलब तुम एक काम करो, लैब की सारी लाइट्स ऑफ करो, पता लगेगा। ओ गॉड, सर बॉडी चमक रही है। माय गॉड, इसमें से लाइट कैसे आ सकती है? जो सोच रहा था वो एकदम सही है। क्या? मुझे समझ में आ गया लाइट क्यों चमक रही है। एसीपी को फोन करो, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में जो आदमी एडमिट है उसे भी चेक करना पड़ेगा। बाकी चीजें मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ। चल, अरे तुम चल। अभिजीत, कौन है इधर? डॉक्टर सोलंकी, आपके कहने पर हमने पेशेंट को एक सिक्योर रूम में शिफ्ट कर दिया। वेरी गुड। पर बात क्या है? देखिए, बात मैं थोड़ा आपको बाद में बताता हूँ। सोलंकी, हाँ, वही है, बस डाउट तो है। Are you sure? एक बार चेक कर। हाँ ठीक है। कहाँ है? आइए प्लीज कम। बस मैं जरा अंदर जाके चेक कर। यार मगर नहीं, मेरे पास प्रोटेक्टिव सूट है। ठीक है।
यार सालुंखी, ये तो तेरा शक सही निकला है। देखिए, जो भी नर्स और वार्ड बॉय इस पेशेंट के ज्यादा संपर्क में आए हैं, पहले उनको बुलाइए। उनका इलाज करना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशन। तुरंत इलाज करना पड़ेगा, पर इलाज किस चीज का शुरू करना पड़ेगा? आप कुछ बताइए तो सही। डॉक्टर साहब, ये मरीज एक बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में आया है, और ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे सिम्टम्स रेडिएशन पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। रेडिएशन पॉइजनिंग? हाँ, और इसका जो पार्टनर था वो ऑलरेडी मर चुका है। अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो इसका बचना भी नामुमकिन है। हे भगवान, मैं तो इस पेशेंट की कब से देखभाल कर रही थी। क्या मुझे भी वो रेडिएशन पॉइजनिंग हो गई होगी? पायल कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर, नहीं, देखिए, घबराइए मत। देखो पायल, तुम डायरेक्ट इस रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें इन्फेक्शन होना बहुत ही कम संभावना है इसकी। फिर भी सेफ्टी के लिए आप लोग रेडिएशन एक्सपोजर की दवाई ले लीजिए, ताकि इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स का असर आप पे ना हो। हाँ, एक बात का ख्याल, आपसे जो कोई भी इस मरीज के पास आएगा, जो कोई भी, उसे इस तरीके के प्रोटेक्टिव सूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सालुंखे, तेरे फोन कॉल के बाद में मैंने एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में फोन किया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके पास जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्टोरेज से कुछ भी गायब नहीं है। सर, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इस तरह खुले में तो नहीं मिलता, स्पेशल एजेंसीज के पास ही अवेलेबल होता है। बॉस, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्हें कहां से मिला, कैसे मिला, ये तो बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल से इन्फेक्टेड है, जिसमें न्यूक्लियर एलिमेंट भी शामिल हो सकते हैं। सालुंखी, जो कुछ भी हो, इस आदमी को हमें बचाना ही होगा, क्योंकि यही हमें बता सकता है कि वो जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसे कहां से मिला है। और तो और पता नहीं कितने सारे लोग इसके संपर्क में आए होंगे, उन सब की जान भी तो खतरे में है, उनको भी तो बचाना होगा हमें। सर, कहीं ये रेडियो एक्टिव मटेरियल उस कार में तो नहीं है जिसमें ये लोग थे? कहीं पर भी हो सकता है। सालुंखी, एक काम कर, तो इस पेशेंट के साथ रहे। हाँ ठीक है बॉस, मैं इंतजार करता हूँ। जब भी उसे होश आएगा मैं उसे पूछने की कोशिश करूंगा कि उसे मटेरियल कहां से मिला, कैसे मिला। हाँ, और तारिका, तुम एक काम करो, तुम वापस से उस लाश को अच्छी तरह से चेक करो, पता लगाने की कोशिश करो आखिर ये कौन से एलिमेंट है, अच्छी तरह से डिटेक्ट करो। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब, जिन सवालों के रेगिस्तान में आप लापता हैं, उसका जवाब है मेरे पास। मिलना चाहेंगे? कौन हो तुम और कहां पर मिलोगे? G14 रुक्मिणी अपार्टमेंट्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है एसीपी प्रद्युमन, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। आप चाहे तो ये गन नीचे रख सकते हैं। कौन हो तुम? मयंक, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर। इंटेलिजेंस ब्यूरो? और इस तरह से मिलने बुलाते हो? मजबूरी थी, कई मासूमों की जान खतरे में, और उन्हें बचाने के लिए जरूरी था कि हम यहाँ इस तरह खुफिया तरीके से मिले। मासूमों की जान की बात करते हो, कहीं ये उस रेडियो एक्टिव? जी हाँ, जब आपने एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कॉल करके इंक्वायरी करनी चाहिए तो हमें वहां से अलर्ट आ चुका था। तुम्हारे पास हमारे सारे सवालों के जवाब? जी हाँ, है तो सही, लेकिन वो टॉप सीक्रेट है। उम्मीद करता हूं कि सीआईडी द्वारा ये सीक्रेट लीक नहीं होगी। बताओ तो सही। कुछ दिन पहले हमें इंटेल मिली थी, देश में न्यूक्लियर डिवाइस आया है। हमने बॉम्ब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। हमने ये बात ना ही पब्लिक में बताई, ना ही मीडिया में, क्योंकि हमारे बताने से खौफ का माहौल पैदा हो सकता था। लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि इस तरह का केस आपके पास आया तो हम फौरन चले आए। लेकिन मयंक, ऐसा कोई न्यूक्लियर एटम बॉम्ब, ऐसा कोई डिवाइस कोई गाड़ी में कैसे ले आ सकता है? दरअसल ये न्यूक्लियर डिवाइस मॉडिफाई की गई है, इस तरह से मॉडिफाई की गई है कि ये एक सूटकेस में भी फिट हो जाए। उसका वेट तकरीबन 5 किलो है, या हो सकता है उससे भी कम। इतना छोटा बम? छोटा है मैम, लेकिन बहुत भयानक है, आप खुद ही देख लीजिए। अगर ये ब्लास्ट हो गया सर, तो 25 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी इंसान रहते हैं वो तुरंत मर जाएंगे, और 20 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई इंसान बच भी गया तो ये तो अपाहिज हो जाएगा या मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। भगवान ना करे ये बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हो जाए, तो
मुंबई की क्या हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते। मयांक, जब तक हम लोग हैं, जब तक ये सीआईडी है, तब तक इस शहर को कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हम कुछ होने देंगे। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को हम ढूंढ निकालेंगे। कैसे हो तुम? मेरी आवाज सुन सकते हो? बोलो बोलो। तुम हॉस्पिटल में? क्या हो रहा है मुझे? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। देखो तुम बहुत खतरनाक रेडिएशन के शिकार हो गए थे, लेकिन अभी तुम्हारा इलाज हो रहा है। आनंद का है तुम्हारा दोस्त। माफ करना भाई, आनंद तो इस दुनिया में नहीं। लेकिन तुम घबराओ मत। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बताओ मुझे कि तुम इस रेडिएशन के शिकार कैसे हुए, कहाँ हुए, कब हुए? याद है? डिलीवरी करने को कहा था। डिलीवरी करने को कहा था? किस चीज की डिलीवरी? न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब? हेलो, अब पूछो। देखिए, आप एसीपी प्रद्युमन को तुरंत मैसेज दीजिए। उससे बोलिए डॉक्टर सालू के लिए बुलाए। अर्जुन। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब की डिलीवरी कर दी या अभी वहीं पर है? कहाँ है ये न्यूक्लियर बॉम्ब? कहाँ है? देखो, बताना चाहिए, बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है ना। वो मुझे मार डाली। नहीं, घबरा मत। सीआईडी टीम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं करेगा। Oh God! समझे? सो गया क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मैं अंदर जाके देखता हूं। क्या हुआ सर? सालुंखे, तुम बोल तो सही। हाँ बोल। सर ये होश में, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुला। तारिका कहाँ गई? हाँ। सालुंखे बताना यार। सालुंखे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ये तो स्ट्रोक के सिम्टम्स है। डॉक्टर सोमेश, डॉक्टर सालुंखे has suffered a stroke. सिस्टर, इमरजेंसी रूम का बंदोबस्त करो राइट नाउ। चलो देखिए, चलो जल्दी। अब ये गाड़ी में रेडिएशन तो है मगर काफी कम है, मगर बॉम्ब का नामो निशान नहीं। मतलब बॉम्ब निकाल लिया गया है गाड़ी से। सर, वो आदमी जो गाड़ी के पास खड़ा था, उसे तो उसके गैंग के लोगों ने मार दिया, फिर ये बॉम्ब कहाँ गया? गैंग के किसी दूसरे अपराधी ने निकाला होगा। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक भी खुला हुआ था। लगता है जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तब वो डायनामाइट स्टिक को जलाकर ये गाड़ी को उड़ाने वाला था ताकि कोई सुरागी ना बचे। और बड़ी प्लानिंग की है उन लोगों ने, एक एक सबूत मिटाते जा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, वो रेडियो एक्टिव चीज कार में लीक कैसे होगी? शायद उस एक्सीडेंट की वजह से। नाकाबंदी से भागने के बाद इस कार का एक्सीडेंट हुआ था ना, और उसी के बाद वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन के सिम्टम्स उन पे होने लगे। पता नहीं वो बॉम्ब इस वक्त होगा कहाँ पे, और न जाने कितने लोग इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे। तो जहाँ पर उन्हें वो बॉम्ब पहुंचाना था वहां पे बॉम्ब पहुंच गया है, तो हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में है। तो मेडिसिन आई भी राइट? डॉक्टर सालुंखे की तबीयत कैसी है? सर इन्वेस्टिगेशन तो चालू है इस वक्त। कब तक चलेगी इन्वेस्टिगेशन? सर हमने कुछ टेस्ट किए, सर को एग्जामिन किया, लेकिन अचानक ऐसा स्ट्रोक आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर सिक्योर रूम में जो मरीज था उसकी मौत हो गई। सर मरीज मर चुका है, डॉक्टर साहब की हालत नाजुक है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब का उसका हमें पता नहीं।
अब क्या करें? इस शहर में हजारों लाखों सूटकेसेस होंगे। अगर जल्दी उस बॉम्ब वाले सूटकेस को नहीं ढूंढा तो इतनी तबाही होगी कि इतिहास में वो दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कैसी तबीयत है सर उनके साथ? क्या कोई खास सुधार नहीं है। तालिका तो बैठी है उसके साथ। समझ में नहीं आता किसने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया, क्या बताने वाला था। बस मैं यहाँ पहुंचा हूं, ये हाल हो गया। अब तो मरीज भी मारा गया, डॉक्टर साहब को ये स्ट्रोक आ गया। क्या ये संयोग है सर? सर उनके साहब को स्ट्रोक आया ठीक उसके पहले जब वो हमें कुछ बताने वाले थे। सहयोग ही होगा जी। डॉक्टर साहब को स्ट्रोक आया, किसी ने हमला तो नहीं किया उन पे? हाँ सर, और उस मरीज की हालत तो वैसे भी नाजुक थी। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। नहीं, कोई संयोग नहीं हो सकता। गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किसी भी साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप डॉक्टर सोलंकी की हालत को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। हमारे वहां कहा तक पहुंचने से पहले आतंकवादी बॉम्ब लेके चला गया सर। अरे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उस बॉम्ब को जिस चीज में भी रखा होगा ना, वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है सर। क्या सर? वो बॉम्ब जिसमें रखा है, वो बॉक्स कंटेनर, वो डैमेज है सर, तभी तो वो रेडिएशन लीक हुई है। तो सबसे पहले वो आतंकवादी उस बॉक्स को रिपेयर करवाएंगे ताकि रेडिएशन की वजह से उनके दूसरे साथी उससे प्रभावित ना हो। और हाँ, उन्हें जरूरत पड़ेगी नेट की। नेट से ही वो कवर करेंगे उस चीज को, रेडिएशन की लीकेज रोकने के लिए। लेकिन ये काम किसी अहरे गहरे का नहीं, किसी एक्सपर्ट का काम है। ये किसी जानकार आदमी का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम कर सकता है, जो जानता है इसके बारे में ये सब। सर खबरियों को काम पे लगा देते हैं, पता करते हैं कि ऐसा कौन कौन है ब्लैक मार्केट में जो इस तरह का खुफिया काम करता है। साहब, मेरे को मालूम पड़ा कि बेकी की लाश मिली इसी गैरेज में। नाम काफी खराब था साहब उसका इस सब मामले में, और इस कंटेनर को इसी ने बनाया होगा शायद। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वो आतंकवादी आए थे यहाँ पे लेड कंटेनर बनवाने, और जैसे उनका काम हो गया मार के निकल गया। दिन दहाड़े एक आदमी का खून हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने देखा ना हो, कुछ सुना ना हो? खून होते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक गवाह है जिसने सबसे पहले लाश को देखा। तो बुलाइए उसको। जतिन, ये सीआईडी ऑफिसर है। जब तुमने ये लाश देखी तो क्या दुकान के आसपास किसी और आदमी को भी देखा था क्या? हाँ साहब, दुकान से बाहर आते हुए एक आदमी को देखा था। उस वक्त मैं सड़क के उस पार था। उस आदमी के जाने के 5 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि विक्की की लाश यहाँ पड़ी हुई थी। उस आदमी के हाथ में कोई सूटकेस वगैरह था क्या? हाँ साहब, था ना। आपको कैसे मालूम? जरूर उसी ने खून किया है। उसका हुलिया याद है तुम्हें? हाँ साहब। स्केच बनवा सकते हो? जी सर। गुड। पवन, पवन, इससे क्या हुआ? पवन उठो, नर्स, नर्स, डॉक्टर बुलाओ जल्दी। पता नहीं इसे क्या हो गया। प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया। ओह गॉड, इसे भी स्ट्रोक हुआ है। एक काम करो, डॉक्टर तारिका को बुलाओ अभी का भी। एक काम करो, इसको रूम में शिफ्ट करो। चलो। डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, सुन रही हैं आप मुझे? डॉक्टर, ओह माय गॉड, इसे भी स्ट्रोक आया। दिस इज अनबिलीवेबल। ये हो क्या रहा है? एक के बाद इन सबको स्ट्रोक आ रहा है। समझ में नहीं आता, 3 हट्टे कट्टे लोगों को एक साथ स्ट्रोक कैसे आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, कोई आर्टिफिशियली स्ट्रोक कैसे करा सकता है? डॉक्टर समझ कि ये रेडिएशन की वजह से तो नहीं, रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से स्ट्रोक नहीं हो सकता। और वो जो वार्ड बॉय है वो तो पेशेंट के पास आया भी नहीं था। ये वार्ड बॉय आपको बेहोश मिला था ना? जी। हाँ, सप्लाई रूम में। सप्लाई रूम पक्का रेडी। सर, सप्लाई रूम में कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी है वो यहीं पे है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो।
डिवाइस के नीचे हो। ये डिवाइस मिले, अजीब सा है। डॉक्टर साहब जी, ये किसी मेडिकल एप्रेटिस का हिस्सा? ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है ही नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? क्या मैं इसे देख सकता हूं? बिल्कुल। ऐसा लग रहा है ये डिवाइस मैंने पहले कहीं देखी है। राइट, स्पेशल फोर्सेस में यूज किया जाता है इस डिवाइस को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसे न्यूरल डिस्ट्रप्टर कहते हैं। न्यूरल डिसरप्टर मतलब? देखिए, हमारा शरीर तभी काम करता है जब दिमाग को सिग्नल देता है उस शरीर को काम करने के लिए, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना या फिर बातें करना। और ये सिग्नल आता है न्यूरॉन्स के जरिए, और ये डिवाइस दिमाग और शरीर के सिग्नल को कैंसिल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर शरीर दिमाग का इशारा समझ ही नहीं पाता है, जैसे लकवा मार जाता है शरीर को। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रोक हो गया, लेकिन दरअसल वो स्ट्रोक होता नहीं, सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट होता है। मयंक, अगर ये डिवाइस हम यहां से दूर ले जाए तो क्या इसका असर कम हो सकता है? जी बिल्कुल, है ना? रेडी? काम करो, इस डिवाइस को दूर लेकर जाओ और डिस्ट्रॉय करो, नष्ट करो इसे। यस सर। इसका मतलब है ये तीनों ठीक हो जाएंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा देर रुकते हैं तो इसका असर हम पर भी हो जाता है। अच्छा, तो इसीलिए इस चीज का असर तारिका और सारुंखे पर हुआ। इसका मतलब है इसका असर वार्ड बॉय पे इसीलिए हुआ था क्योंकि वो 1 घंटा उस कमरे में था जो इस कमरे के बाजू में है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब। अब क्योंकि ये डिवाइस हमने डिस्ट्रॉय कर दी है, तब तीनों जल्दी होश में आ जाएंगे। मगर ये डिवाइस यहाँ रखा किसने होगा? उसी आतंकवादी गैंग में से किसी ने। वो गैंग जानती है कि डॉक्टर सारुंखे के पास कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है, तो बस उसी लिए ये डिवाइस यहाँ लाकर लगा दिया ताकि सारुंखे की हालत हो जाए। शुभ सर, कोई अंदर वाला ही, क्योंकि बाहर वाला तो अंदर आ ही नहीं सकता। जरूर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है जो उन लोगों से मिला है। नहीं, एसीपी साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है डॉक्टर ओमेक, ऐसा ही हुआ है। अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो, जब तक वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाता इस हॉस्पिटल से कोई भी, मतलब आप भी, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगा। इस पूरे हॉस्पिटल के सारे फ्लोर्स के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज अभी के अभी हमें देखने हैं। सर, सभी स्टाफ वालों की लिस्ट देख ली, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। मिलेगा फ्रेडी, मिलेगा। अब सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं ना, मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पॉज करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है मैंने देखा है इसे, जाना पहचाना सा चेहरा है। कौन कौन? यस, ये देखो, यही आदमी है वो। ये दया अभिजीत ने जो स्केच बनवाया ना, यही है वो। देखो, विकी का खून करने के बाद जो बॉम्ब वाला ब्रीफकेस लेकर गया था। सर, ये नर्स कौन है और ये क्या बात कर रहे हैं आपस में? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ में से जो भी कोई मुजरिमों के साथ मिला है ना, ये नर्स है वो। सर, ये नर्स तो पायल है। ये पायल का है, बुलाइए उसे। सिस्टर, पायल का है, उसे अभी कभी बुलाओ। पायल तो काफी देर से दिखी ही नहीं हॉस्पिटल में। सर, पायल तो हॉस्पिटल में नहीं है। पायल हॉस्पिटल में नहीं है मतलब पायल गायब है। आपको कहा था ना डॉक्टर सुमेश कि इस हॉस्पिटल में से कोई भी हमारे परमिशन के बगैर बाहर नहीं जाएगा। तो फिर ये पायल गई कैसे? तो हमें पता नहीं, हमने उसी वक्त सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, कोई बाहर नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल से बाहर कोई एम्बुलेंस गई थी क्या? एम्बुलेंस
हाँ, एक इमरजेंसी केस था। आधा घंटा पहले एक एम्बुलेंस बाहर गई थी। ये पायलू से एम्बुलेंस में है। वो जो नर्स है पायल, वो भी थी तुम्हारे साथ एम्बुलेंस में? हाँ साहब, वो बता रही थी कि जिस मरीज को हम लेने जा रहे हैं वो उसका दोस्त है, तो चल पड़ी मेरे साथ। अभी कहाँ है वो? ये कुछ काम याद आ गया उसको बीच में, तो उतर गई। सिर्फ हॉस्पिटल से निकलने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था उसने। कहाँ उतारा, कहाँ था उसे? ये खातीपुरा जंक्शन पे उतरी साहब। खातीपुरा? ओके, थैंक यू। अरे सुनना भाई साहब, इस लड़की को देखा है क्या? 1 घंटे पहले यहाँ पे नर्स का ड्रेस पहना हुआ था इसने। हाँ साहब, मैंने इसको देखा है, मेरे रिक्शे में आई थी। अभी आधे घंटे पहले मैं इसको 5 बत्ती सिग्नल के पास छोड़ा था। थैंक यू। 5 बत्ती सिग्नल वहां कहाँ गई होगी है? ये देखो, जरूर आसपास कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही जाएगी। ये बॉम्ब फटने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचना चाहिए। मॉल, ये मॉल में ही गई होगी। 5 बत्ती के सिग्नल पे ही तो है। और आज संडे, बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहां। पायल यहाँ कहीं बाहर तो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं मॉल के अंदर तो नहीं चली गई? मेन गेट से तो मॉल के अंदर जा नहीं सकती, सिक्योरिटी चेक में पकड़ी जाएगी वो। बॉम्ब का रेडियस 25 किलोमीटर का है। जरूरी नहीं मॉल के अंदर बॉम्ब रखे। तो हो सकता है उसने ये बॉम्ब मॉल के आसपास कहीं छुपा के रखा। चेक करते हैं। इसके साथ तो वही आदमी है, स्केच वाला। बाहर निकल। ये यहाँ तक पहुँच गई, जल्दी चलो। खेल खत्म तुम लोगों का। बैग दे। ले लो। पर कोई फायदा नहीं है, मैंने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। 1 घंटे में ये शहर भी खत्म हो जाएगा और हम भी मर जाएंगे। अभिजीत, बॉम्ब तो एक्टिवेट कर दिया हम लोगों ने, तो 1 घंटा बचा हमारे पास। शहर से बाहर चलते हैं। पकड़ो से। आबादी से तो काफी दूर आ गए। इस बॉम्ब का क्या करें? किसी तरह डिफ्यूज हो जाए तो। इम्पॉसिबल है अभिजीत। मतलब हो सकता है, मगर वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त नहीं है। मगर अभिजीत, हाँ, मैं सोच रहा था कि इस काम के लिए हमारे दोनों का जाना जरूरी थोड़ी है। कोई एक आदमी जाएगा तो बहुत है। हाँ, बात तो तुम यार सही कह रहे हो। बॉम्ब ज्यादा भारी नहीं है, हल्का है। मैं लेके जाता हूँ, रोक दो गाड़ी। अरे अभिजीत, मैं ये कह रहा था कि तुम चले जाओ, मैं ले जाता हूँ ऐसे। अच्छा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? ये नहीं होने वाला था। देखो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे पीछे तो पूरी फौज खड़ी हुई है। अरे मेरे आगे पीछे कौन है? आगे किसने देखा और पीछे का मुझे याद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तारिका को क्या जवाब दूंगा मैं? ये दया, ये गलत बात है यार। काम के समय मजाक अच्छा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फोन कर। नहीं, अच्छा ठीक है, चलो मैं मानता हूँ यार। सॉरी है तो नहीं, लेकिन मैं बॉम्ब छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के ही चलूंगा इसे। हम दोनों चलेंगे साथ में बस। तुम कभी मेरी बात नहीं मानो। क्या हुआ? लगता है टायर में कुछ प्रॉब्लम है। ये पीछे वाले टायर में से चेक करो। इसी समय होना था ये भी। संभल गए। ये चीटिंग है! ये चीटिंग है तेरा! ये चीटिंग है।
डॉक्टर तारिका और ये वॉल्वो ये तो होश में आ गए, मगर सालू के सर होश में क्यों नहीं आ रहे सर? क्योंकि डॉक्टर सलूम के उस डिवाइस के संपर्क में कुछ ज्यादा देर थे, इसलिए उन्हें होश में आने में भी कुछ ज्यादा समय लगेगा। नहीं, जल्दी से जल्दी होश में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सालुंकी के पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसीलिए तो ये सब हुआ है। आतंकवादियों ने ये किया है। बस सर किसी भी तरह अभिजीत सर और दया सर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे, नहीं तो अभिजीत, दया का सर मैं और दया वो बॉम्ब लेके शहर से बाहर जा रहे थे। लगता है टायर में कुछ प्रॉब्लम है। ये पीछे वाले टायर में से चेक कर। दया ने मुझे संभल के गाड़ी से बाहर निकाल दिया और खुद निकल पड़ा है सुसाइड मिशन पे। और तुमने उसे जाने दिया? उसने धोखे से उतार दिया मुझे। अभिजीत सर ऐसा मत कहिए, इसका मतलब दया सर वापस नहीं आएंगे। फ्रेडिक, कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा उसे। वो एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे? इसे बचाने के लिए हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे, हम ढूंढेंगे रास्ता तो एक ही है सर, वक्त रहते किसी तरीके से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाए तो। लेकिन बॉम्ब को डिफ्यूज वही आतंकवादी करेंगे जिन्होंने उस पर पासवर्ड डाला है, और सारे के सारे मारे जा चुके हैं। यार सर दया से फोन ही नहीं उठा रहे। ओके, तू ठीक तो है? हाँ? न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या जानता, बता, क्या बताने वाला था तू मुझे? जल्दी बता। पासवर्ड जानता है तू? क्या है पासवर्ड? जल्दी बता। रेनबो। अभिजीत सर, पासवर्ड रेनबो। बेल बज रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। यहाँ देते हैं, मैसेज भेज के देखो। अभिजीत का मैसेज, कोड मिल गया? हाँ अभिजीत, गया, पासवर्ड मिल गया है। पासवर्ड है, एक मिनट। अभिजीत बोलो, क्या कोड है? रेनबो। कीपैड में अल्फाबेट्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। अल्फाबेट नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें देखो ना, कहीं होगा अल्फाबेट के लिए जगह। देखो ABCD 26 अल्फाबेट्स है, तो जैसे एक A1 होगा। रेनबो का आर का देखो। पंकज जल्दी बताओ, वैल्यू क्या निकलती है? देखो रेनबो। मैं एक नंबर बोलने वाला हूँ, वो नंबर टाइप करना, ओके? अरे टाइम नहीं है सर, ये बनता है सर। ये न्यूमेरिकल नंबर दे रहा हूँ, उसको टाइप करना। कौन सा नंबर? 18। एक मिनट। हाँ बोलो। 18 19 14 15 523। नहीं अभिजीत, बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हुआ। क्या हो सकता है ठीक से टाइप ना हुआ? फिर से टाइप करो। हाँ अभिजीत, ठीक से डाला, जल्दी बताओ यार। 6 मिनट 23 सेकंड बचे बस। 18 19 1429। अरे अभिजीत कुछ नहीं हो रहा है यार, वो कीपैड का बटन दबाता हूँ तो म्यूजिकल ट्यून बज जाए बस, और कुछ नहीं। ये म्यूजिकल आवाज कैसी? कहीं पासवर्ड म्यूजिकल तो नहीं? रेनबो एक मोबाइल ट्यून है ना? जरा देखो। हाँ टोन। जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। एक सेकंड। ये क्या है? सुनाओ। दया ये ट्यून सुनो और उसमें ये ट्यून को डालने की कोशिश करो। अभिजीत, ये म्यूजिक तो यहाँ ये कीपैड में बज रहा है। ये सुनो, ये 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये 5 नंबर तक एक ही म्यूजिक बज रहा है, उसके बाद ये म्यूजिक चेंज होता है। ये सुनो, 6 7 8 9। नहीं दया ध्यान से।
5 तक ट्यून है, उसके बाद ड्रम की आवाज है। 5 तक जो है ना 1 2 3 4 5 वहां तक जो ट्यून है उसको ट्राई करो। यार मैं कोई म्यूजिशियन हूँ क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है क्या ये ट्यून? यार दया ऑप्शंस ट्राई करो। 1 2 3 4 5 है, 5 4 3 2 1 करो, 1 3 5 5 4 3 2 1 कुछ भी रैंडम करो, रैंडम। अरे कर तो रहा हूँ यार। दया ट्राई करो, कुछ करो। सर कोशिश कर रहा हूँ सर, ये कुछ जम नहीं रहा है। नहीं हो रहा अभिजीत सर, ये नहीं हो रहा सर। 40 सेकंड बचे हैं सर। कोशिश करो यार, हम लोग हैं साथ में तुम्हारे। शायद वक्त आ गया यार। कुछ नहीं होगा तुम्हें दया। ऐसा मत बोलो प्लीज, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ट्राई करो दया, ट्राई करो। अरे कर तो रहा हूँ यार मैं, और क्या करूं? टाइम खत्म हो गया सर। कर लिया ना दोस्तों ने। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।